Hello everybody, I am Deepika from Learno Hub, a free learning platform where you can study physics, chemistry, maths, biology absolutely for free only at learnohub.com. तो बच्चों लास्ट जो हमने वीडियो देखी थी उसमें हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस क्लास 12। तो अब हम बचे हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 12। Question number 6. Besides better aeration and mixing properties, what other advantages do stirred tank bioreactors have over shake flasks? तो अगर हम स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स की बात करें, इस चैप्टर में हम बहुत तरह के बायोरिएक्टर्स पढ़ते हैं और उसमें हम पढ़ते हैं कि अलग अलग तरह के बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स हम उनमें बनाते हैं। ठीक है, तो अब हमें इसमें पता है, अगर मैं कभी भी आपको बोलूँ कि आप लिखो स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर की कोई एडवांटेजेस, तो आप उसमें बोलोगे कि उसमें एयरेशन अच्छी है, उसमें मिक्सिंग अच्छी है क्योंकि ये ब्लेड्स हैं जो मिक्स कर रहे हैं, राइट। तो ये पिक्चर हमेशा हमारे दिमाग में रहती है। तो दो चीज़ें तो हम ये लिखेंगे। अब इन दोनों के सिवा और क्या अच्छी बातें हैं और क्या एडवांटेजेस हैं इस बायोरिएक्टर की, तो वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात, ये जो बायोरिएक्टर्स हैं ये हमें लार्ज स्केल प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की लार्ज स्केल प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। देन इसमें क्या होता है कि हम एक छोटा सा सैंपल भी, जैसे प्रोसेसिंग चल रही है, मतलब स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर अपना काम कर रहा है, वहीं पर हमारे पास आउटलेट्स होती हैं जहां से हम छोटे छोटे सैंपल्स निकाल सकते हैं और इन बिटवीन द प्रोसेस हम उनको स्टडी कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट। हमें इससे ये पता चलता है कि जैसे जब प्रोडक्ट बन रहा है तो थ्रू आउट द प्रोडक्ट उसके बीच में जब भी हमने सैंपल कलेक्ट किया है तो उस सैंपल में हमें क्या देखने को मिला है, क्या हमारी ऑब्जर्वेशंस रही थी, जो भी हम कर रहे थे, जो भी हम बना रहे थे, वो कितना बना था, क्या हुआ था, उनमें क्या चेंजेस आए थे हमारे इनिशियल जो हमारे इनपुट्स थी उनमें। देन कमिंग आउट टू थर्ड वन, दैट इज फोम ब्रेकर। इनमें ये देखो यहाँ पर दिया भी हुआ है, इनके पास क्या होते हैं, इनके पास होते हैं फोम ब्रेकर्स। वो जो झाग बन जाती है ना बड़ी सारी, उसको ब्रेक करने के लिए भी इनके अंदर सिस्टम है। ठीक है। देन टेम्परेचर एंड पीएच कंट्रोल सिस्टम, इनके अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल करने का और पीएच को कंट्रोल करने का भी मैकेनिज्म है और वो भी ऑटोमेटिक है कि एक सर्टेन टेम्परेचर बना रहे। और क्योंकि कुछ नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो पीएच चेंज होना तो मतलब जाहिर सी बात है कि होगी, तो वो सारा जो सिस्टम है वो इनबिल्ट है। ये टेम्परेचर को फ्लक्चुएट नहीं होने देते बहुत ज़्यादा, पीएच को भी मेंटेन करके रखते हैं, जिससे हमारे प्रोडक्ट को बनाने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, collect 5 examples of palindromic DNA sequences by consulting your teacher. Better try to create a palindromic sequence by following base pair rules. तो हमें 5 एग्जाम्पल्स देने हैं पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंसेस के, और जब हम ये पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंसेस बनाएंगे तो हमें बेस पेयर रूल्स का ध्यान रखना है। ऑब्वियसली उसके बिना हम कोई भी डीएनए सीक्वेंस नहीं बना सकते हैं। जैसे हम एक डीएनए का मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो अगर हम 2 स्ट्रैंड्स बना रहे हैं और उसमें हम जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो भी लिख रहे हैं, तो हम हमेशा सामने वो लिखते हैं। अगर हमने ए लिखा है तो हम सामने ज़रूर टी लिखेंगे दूसरे स्ट्रैंड पर, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड पर, क्योंकि ए और टी आपस में पेयर करते हैं। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल है। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस होते क्या हैं? ये वो सीक्वेंस होते हैं या ये वो ग्रुप ऑफ बेसेस होते हैं जिनको चाहे आप आगे से पढ़ो चाहे आप पीछे से पढ़ो वो सेम ही होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसकी बात करते हैं। सबसे पहले है
ACTAGT। अब अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस देखो तो ये भी सेम है। अब इसको हम दूसरी तरफ से बैकवर्ड पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इस तरफ से। सो ACTAGT, वैसे ही मैंने और भी लिखे हैं AAGCTT। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री देखो तो क्या बनेगा, AAGCTT। तो वही बन रहा है जो मैं फॉरवर्ड पढ़ रही हूँ, वही उसका बैकवर्ड सीक्वेंस बन रहा है। सो दीज सीक्वेंसेस आर कॉल्ड पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। मैंने टोटल 5 लिखे हैं, आप अपने हिसाब से पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस बना सकते हो। ये क्वेश्चन इसलिए है ताकि आप इस वर्ड को समझो, ठीक है, कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होते हैं, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, कैन यू रिकॉल मियोसिस एंड इंडिकेट एट व्हाट स्टेज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज मेड। तो हम मियोसिस को थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। तो जब हमने मियोसिस पढ़ा था तो हमने 2 तरह की सेल डिविजन्स पढ़ी हैं मेन। एक है माइटोसिस, राइट, जो कि है इक्वेशनल डिवीजन, और एक है मायोसिस जो कि है रिडक्शनल डिवीजन। मतलब इसमें जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम ही रहता है एक सेल के अंदर, इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, राइट। तो मियोसिस में ना हमने पढ़ा है 2 फेजेस हैं बेसिकली। एक है मियोसिस 1 और एक हमने पढ़ा है मियोसिस 2, ठीक है। ये एक कंप्लीट साइकिल है मियोसिस की। अब मियोसिस 1 में हमने पढ़े हैं प्रोफेज 1, फिर मेटाफेज 1, ऐसे पढ़ा है, राइट। अब प्रोफेज 1 में जो हमारा प्रोफेज 1 आता है, प्रोफेज 1 में भी ना बहुत सारी स्टेजेस हमने पढ़ी हैं। सबसे पहली स्टेज हमने कौन सी पढ़ी है, लेप्टोटीन, राइट। उसके बाद हमने कौन सी पढ़ी है, जाइगोटीन, राइट। उसके बाद हमने कौन सी पढ़ी है, पैकिटीन, राइट। उसके बाद डिप्लोटीन, और लास्ट में हमने पढ़ी है डाइकाइनेसिस, ठीक है। हमने लास्ट में डाइकाइनेसिस पढ़ा है। तो इनमें इस पूरे मियोसिस में हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए कब देखने को मिलता है, तो बड़ा ही सिंपल है। मियोसिस 1 में हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए देखने को मिलता है। मियोसिस 1 में कब मिलता है, प्रोफेज 1 में। और प्रोफेज 1 में कब होता है, वो होता है पैकिटीन स्टेज पे, ठीक है। सो दिस पैकिटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 is the time during which crossing over takes place and a recombinant DNA is formed। मतलब क्रॉसिंग ओवर होती है बिटवीन द क्रोमोसोम्स, और इस टाइम पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए देखने को मिलते हैं। द फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग द पोर्शन ऑफ मेल एंड फीमेल डीएनए। इस टाइम पर मदर और फादर का डीएनए आपस में ओवरलैप करता है और रिकॉम्बिनेंट डीएनए देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल था। सेल साइकिल तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है लास्ट क्लास में, और हमें सारे स्टेजेस भी याद होंगी। तो कब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना, पैकिटीन स्टेज पे ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, can you think and answer how a reporter enzyme can be used to monitor transformation of host cell by foreign DNA in addition to a selectable marker। तो एक जो रिपोर्टर एंजाइम है, एक तो वो सिलेक्टेबल मार्कर है, ठीक है। तो वो कैसे हेल्प करता है हमें होस्ट सेल में जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस हुई हैं उनको मॉनिटर करने में। कौन ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, फॉरेन डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। फॉरेन डीएनए होस्ट सेल में एंटर कर रहा है और उसके डीएनए को मॉडिफाई कर दे रहा है, और उस मॉडिफिकेशन को चेक करने के लिए हमें कौन हेल्प कर रहा है, रिपोर्टर एंजाइम हेल्प कर रहा है। तो वो कैसे करता है, बेसिकली रिपोर्टर जीन्स होते हैं, ये वो जीन्स होते हैं विच प्रोड्यूस प्रोटीन्स, और उनकी एक्टिविटी को, इन एंजाइम्स या इन प्रोटीन्स की एक्टिविटी को हम इजीली डिटेक्ट भी कर सकते हैं, इजीली क्वांटिफाई भी कर सकते हैं। सिंपल एसेज यूज कर, मतलब सिंपल मेथड, सिंपल टेक्निक्स, प्रोसीजर्स को यूज करके हम ये पता लगा सकते हैं कि कितना प्रोटीन है वहां पर, कितना कहाँ पर है वो, कितना परसेंटेज है, कितनी क्वांटिटी में है। तो इसलिए रिपोर्टर जीन बहुत ही हेल्पफुल होता है। तो ये क्या करता है, रिपोर्टर जीन एनकोड्स एंड द एंजाइम व्हिच हैज एन इजी ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो ये एनकोड करता है, और उन एंजाइम्स, जो एंजाइम्स होते हैं उनमें ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिविटी होती है
फॉर ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये फिनोटिपिक एक्सप्रेशन जो होता है ऑफ द रिपोर्टर जीन, हम उसको मॉनिटर करते हैं। तो बेसिकली हम मॉनिटर किस चीज को कर रहे हैं, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन चेक कर रहे हैं, हम जो डीएनए ट्रांसफॉर्म हुआ है हम उसको नहीं देख रहे हैं, होस्ट सेल के डीएनए को नहीं देख रहे हैं कि वो कितना ट्रांसफॉर्म हुआ है, हम ये चेक कर रहे हैं कि जो हमारा रिपोर्टर जीन है उसका एक्सप्रेशन कहाँ है और कितना है, ठीक है, क्या हम उसको डिटेक्ट कर पा रहे हैं और कितना है, ठीक है। तो बेसिकली हम एक ना जीन कंस्ट्रक्ट बनाते हैं, ठीक है, इसमें रिपोर्टर जीन भी डालते हैं और फॉरेन जीन भी डालते हैं जो हमें इंसर्ट करना होता है। तो इसको हम एक सेल में डाल देते हैं। अब ये सेल का अपना जेनेटिक मटेरियल है, राइट, और अब हमने इसमें ये डीएनए कंस्ट्रक्ट डाल दिया। तो अब कितनी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है वो हमें बताएगा रिपोर्टर एंजाइम या रिपोर्टर प्रोटीन या फिर हम बोल सकते हैं कि रिपोर्टर जीन, ठीक है। तो इट इज केपेबल ऑफ रिपोर्टिंग द एक्टिविटी ऑफ मॉडिफिकेशन, कितनी मॉडिफिकेशन हुई है वो हमें ये बताता है। और ये जो हमें ट्रांसफॉर्म्ड जो सेल है वो तो ठीक है, लेकिन जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल है उसको भी एलिमिनेट करने में ये हमारी हेल्प करता है। ये एक सिलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल लैक जेड जीन, ठीक है, ये इजीली एक्सप्रेशन को क्वांटिफाई करता है। कैसे पता चलता है हमें इसकी इंटेंसिटी हमें पता चलती है जितना वो ब्लू कलर जनरेट करता है उसके बेसिस पर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एग्जाम्पल जरूर देना, रिपोर्टर जीन का फंक्शन क्या है वो पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब ब्रीफली द फॉलोइंग, ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन, बायोरिएक्टर्स और एक और है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की। तो जैसा वर्ड हमें बता रहा है, मतलब कि जहां से रेप्लिकेशन ओरिजिनेट होती है उसको हम बोलते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब जो रेप्लिकेशन है, जब हमारे पास डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कहीं से भी रेप्लिकेशन शुरू हो जाएगी। एक सर्टेन सीक्वेंस होता है जहां से डीएनए की रेप्लिकेशन शुरू होती है। सो अ डीएनए सीक्वेंस इन द जीनोम वेयर रेप्लिकेशन इज इनिशिएटेड, हर कहीं से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होता है। सो इनिशिएशन प्रोसेस जो है वो यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है, वो बाय डायरेक्शन, मतलब कि हो सकता है कि सिर्फ इस तरफ को रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सकता है कि इस तरफ को भी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाए, राइट। सो इट कंट्रोल्स द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए। तो ये लिंक्ड डीएनए का जो भी साथ में डीएनए है उसके कॉपी नंबर को भी कंट्रोल करता है। अब है बायोरिएक्टर्स। तो बायोरिएक्टर्स हमने अभी थोड़ी देर पहले एक के बारे में बात की थी, स्टर टैंक बायोरिएक्टर्स के बारे में। तो ये क्या होते हैं, ये बड़े बड़े वेसल्स होते हैं, यूजुअली 100 to 1000 लीटर्स, जिनमें हम रॉ मटेरियल डालते हैं इन विच रॉ मटेरियल्स आर बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। मतलब जो हमने रॉ मटेरियल डाला है उसको बायोलॉजिकली हम कन्वर्ट करते हैं एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट में। हमें कोई प्रोटीन चाहिए, कोई एंजाइम चाहिए, क्या हमें चाहिए, उसमें हम इनको कन्वर्ट करते हैं। सो इट प्रोवाइड्स ऑप्टिमल कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग डिजायर्ड प्रोडक्ट्स। तो ये हमें ऑप्टिमल कंडीशंस देता है डिजायर्ड प्रोडक्ट्स को लेने के लिए, बनाने के लिए। मतलब एक ऑप्टिमल टेम्परेचर, एक ऑप्टिमल पीएच, ऑप्टिमल बाकी सारी कंडीशंस, ठीक है, प्रेशर हो गया। तो ये सारी कंडीशंस हम इन बायोरिएक्टर्स में अप्लाई कर सकते हैं और उससे हमें अपने डिजायर्ड प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जो सबसे कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर है वो है स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर। बहुत ही सिंपल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो अब एक जो बायोरिएक्टर होता है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं हम ब्रीफली वो भी डिस्कस कर लेते हैं। एक तो एजिटेटर सिस्टम होता है, ठीक है, जो सब कुछ हिलाता है, उसके अंदर जो भी मिक्सचर है उसको मिक्स करता रहता है। देन ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है, ऑक्सीजन जाना बहुत जरूरी है अगर बायोलॉजिकली हमें प्रोडक्ट्स को बनाना है। देन फोम कंट्रोल सिस्टम होता है, जो फोम ब्रेकर्स होते हैं बेसिकली, जो झाग नहीं बनने देते हैं, जो कि हमारे प्रोडक्ट्स की प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं वो बाधा बन सकते हैं, मतलब कि उनकी वो प्रोसेस को थोड़ा स्लो कर सकते हैं या ब्रेक कर सकते हैं। देन टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं उनमें,
टेम्परेचर जो हमने एक ऑप्टिमम टेम्परेचर है जो सेट किया गया है, तो वो टेम्परेचर हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है तो हमें कूलिंग करनी पड़ेगी, अगर कम है तो हमें थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। उसके साथ साथ पीएच कंट्रोल सिस्टम्स भी होते हैं जहाँ से एसिड और बेसिस जो है वो इस सिस्टम में डाले जाते हैं, जिससे कि जो हमारा मिक्सचर है उसका पीएच सेम रहे, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लाइफ प्रोसेसेस में पीएच का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी प्रोसेस को पूरा करने के लिए। देन एक सैंपल पोर्ट होता है, वो एक सैंपल पोर्ट जो होता है उससे हम सैंपल जो है वो टाइम टू टाइम निकाल सकते हैं कि थोड़ा सा सैंपल निकाला, उसको टेस्ट कर लिया, अच्छा अब 2 घंटे हो गए चलते हुए, चलो थोड़ा सा सैंपल निकालते देखते हैं हमें अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट मिला है कि नहीं मिला है, या अब जो मिक्सचर बना है उसमें हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें एक बायोरिएक्टर में मिलती हैं। सी पार्ट है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बेसिकली अलग अलग स्टेजेस होती हैं या प्रोसेसेस होते हैं टू विच द प्रोडक्ट इज सब्जेक्टेड बिफोर इट इज रेडी फॉर द मार्केट एज अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। मतलब एक यू कैन सी एक सैंपल अलग अलग स्टेजेस से गुजरता है, ठीक है, फिर फाइनली उसका कुछ प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट का प्रॉपर चेकअप होता है, जैसे क्वालिटी चेकअप, उसको पैक किया जाता है, उसका प्रॉपर क्वालिटी चेक होता है, और फिर फाइनली वो जाके बनता है, कहाँ पर जाके वो मिलता है मार्केट में। ठीक है, तो ये जो सारी स्टेजेस होती हैं जिससे एक सैंपल गुजरता है टिल इट बिकम्स अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, उसको हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब इसमें बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, जैसे सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द रिएक्टर, रिएक्टर से प्रोडक्ट लेना, उस प्रोडक्ट को प्योरीफाई करना, उसकी फॉर्मुलेशन करना विद सूटेबल प्रिजर्वेटिव। मान लो जैम ही बनाया है, जैम तो बन गया, लेकिन अब यहाँ पर फैक्ट्री में बना है, वो दूर दूर जाना है, काफी दिन रहेगा। हमने बोला है कि 1 साल का जो टाइम पीरियड है, बेस्ट बिफोर 1 ईयर है ना, फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, तो वो सारी चीजें तो हमें उसमें प्रिजर्वेटिव भी डालने पड़ेंगे ताकि वो सही रहे। देन फाइनली क्वालिटी कंट्रोल एंड क्लिनिकल ट्रायल्स, स्पेशली इन केस ऑफ ड्रग्स। तो क्वालिटी कंट्रोल, अगर हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो ऑब्वियसली हम जैम की बात तो करेंगे नहीं, वी विल टॉक अबाउट वैक्सीन, वी विल टॉक अबाउट मेडिसिन, तो उनका हमें क्वालिटी कंट्रोल भी करना पड़ेगा और उनके हमें क्लिनिकल ट्रायल्स भी करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उनके हमें क्या करना पड़ेंगे, क्लिनिकल ट्रायल्स, कि वो जो पर्टिकुलर वैक्सीन है, मेडिसिन है, क्या वो सही है, क्या वो ठीक से अपना काम कर रही है, क्या वो लोगों को सूट कर रही है। तो ये सारी चीजें हम किस में करते हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन ब्रीफली पीसीआर। तो सबसे पहले हम पीसीआर को एक्सप्लेन करते हैं। पीसीआर, ठीक है, ये एक एब्रीविएशन है विच स्टैंड्स फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो मतलब कि कोई चेन रिएक्शन हो रहा है, कहीं पॉलीमरेज यूज हो रहा है, कोई चेन बन रही है और रिएक्शन हो रहा है, यही मतलब हुआ। तो ये जो एक मेथड है पीसीआर जो है, इट इज यूज्ड फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ डीएनए। एक डीएनए के सेगमेंट को एम्प्लीफाई करने के लिए, मतलब उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाने के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं। क्योंकि यूजली क्या होता है, टेस्टिंग जब भी हमें करनी होती है, अगर हमें से एक डीएनए की स्टडी करनी होती है तो हम उसको मल्टीपल कॉपीज बना के रख लेंगे, तो हम उसको इजीली स्टडी कर पाएंगे। एक सैंपल खराब भी हो गया और ले लिया, या फिर उसको थोड़ा एक्सटेंड करके हम उसको अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। तो ये एक तो इन विट्रो सिंथेसिस होती है सीक्वेंस की, मतलब इन विट्रो मतलब लैब में हम ये सिंथेसिस करते हैं डीएनए सीक्वेंसेस की। तो इसके लिए मेजर 3 रिक्वायरमेंट्स हैं और 3 ही इसके स्टेप्स हैं, बहुत सिंपल से। पहली रिक्वायरमेंट है डीएनए टेम्पलेट। हमें एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए चाहिए जो हमें स्टडी करना है। दूसरी चीज है हमें प्राइमर्स चाहिए। प्राइमर्स क्या होते हैं, स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड जो 10 to 18 न्यूक्लियोटाइड, मतलब छोटे छोटे क्या बोलते हैं उनको, छोटे छोटे से डीएनए सीक्वेंसेस, मतलब जिनमें हार्डली 10 से 20 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ऐसे छोटे छोटे हमें क्या चाहिए,
डीएनए सेगमेंट्स चाहिए, ठीक है, उनको हम बोलते हैं प्राइमर्स। उसके बाद हमें एंजाइम चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्टैक पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए, जो हमें थर्मस एक्वेटिकस से मिलता है। ओके, देन अब है इसके 3 बहुत ही सिंपल से स्टेप्स जो अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप होता है डीनेचुरेशन, देन इज अनीलिंग एंड द लास्ट वन इज एक्सटेंशन। ये 3 स्टेप है, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3। तो ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि ये स्टेप्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। तो ये है एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है, इसको हमें एम्प्लीफाई करना है, राइट। तो इसको हम सब्जेक्ट करेंगे टू अराउंड 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को फॉर हाउ मच टाइम, फॉर 15 सेकेंड्स। 15 सेकेंड के लिए हम इसको 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर डालेंगे और उससे क्या होगा कि ये सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, हमें पार्ट्स में मिल जाएगा। अब हम अगले स्टेप, दिस स्टेप इज डीनेचुरेशन, नेक्स्ट स्टेप इज अनीलिंग। अनीलिंग मतलब हम कहीं पर कुछ जॉइनिंग करा रहे हैं, कुछ जोड़ रहे हैं, राइट। तो हम यहाँ पर क्या जोड़ रहे हैं, अब हम क्या डालेंगे, अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 2 प्राइमर्स। ये जो प्राइमर्स हैं, ये एक इस स्ट्रैंड जाके ज्वाइन हो जाएगा, एक यहाँ पर जाके ज्वाइन हो जाएगा, और ये स्टार्ट करेंगे डीएनए की रेप्लिकेशन, ठीक है। जब डीएनए रेप्लिकेट होगा तो हमें उसी की तरह के कॉपी, मतलब सेम डीएनए की कॉपीज, मल्टीपल कॉपीज हमें मिल जाएंगी। अब प्राइमर्स हमने डाल दिए, उसको हमने अनीलिंग बोल दिया, और इसके साथ साथ हम यहाँ पर डालेंगे डीएनए पॉलीमरेज, जो कि एक एंजाइम है, मोस्टली टैग पॉलीमरेज होता है, और इसके साथ हम कुछ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स भी ऐड करते हैं। अब ये क्या करता है, प्राइमर जो होता है ये आगे आगे एक्सटेंड होता जाता है, और ये क्या बनाता जाता है, ये उस डीएनए को रेप्लिकेट करता जाता है और उसकी कॉपीज बनाता जाता है। तो इस पर्टिकुलर डीएनए की एक्सटेंशन हो रही है, और इस ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसको हम मल्टीपल टाइम्स करते हैं, मल्टीपल टाइम्स एक्सटेंशन होती है, मल्टीपल टाइम्स अनीलिंग होती है, तो उससे हमें एक डीएनए की बहुत सारी कॉपीज मिल जाती हैं, नंबर ऑफ कॉपीज मिल जाती है। सो दिस इज पीसीआर, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 11, अब इसका बी पार्ट, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड डीएनए। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हम एक और नाम देते हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स। तो आपको याद है जब हम EcoRI की बात कर रहे थे, तो हम बोल रहे थे कि एक स्पेसिफिक साइट पे जाके ना डीएनए के स्ट्रैंड को कट कर दे रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, काट रहा है कुछ, तो सीजर या नाइफ ही बोल सकते हैं, तो हमने इसको सीजर बोल दिया। अब हमने इसको मॉलिक्यूलर क्यों बोला, क्योंकि ये डीएनए मॉलिक्यूल्स को कट कर रहा है, ठीक है, तो इट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर सीजर्स। देन एज दे कट डीएनए हेलिक्स एट स्पेसिफिक साइट्स एंड दीज प्ले मेजर रोल इन जीन मैनिपुलेशन। अगर मान लो हमारे पास एक डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है, और ये एक फॉरेन डीएनए है, ये होस्ट डीएनए है, ये एक फॉरेन डीएनए है। अब यहाँ पर कुछ अच्छे जीन्स हैं जो मुझे इस होस्ट में डालने हैं। अगर मैं इन जीन्स को, इन डीएनएस को अगर मैं कट ही नहीं कर पाऊंगी, तो क्या आपको लगता है कि जीन मैनिपुलेट हम कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। क्या हम नए जीन्स बना सकते हैं? क्या हम मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम ही ये है कि ये डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट पे जाके कट करेगा और एक होस्ट डीएनए को फॉरेन डीएनए के साथ मिला देगा। तो फॉर एग्जाम्पल EcoRI जो तब से हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, इसमें C और O जो है ना वो छोटा होता है, ठीक है। सो E stand for ECO stands for E. coli, ठीक है, Escherichia coli। तो इस ऑर्गेनिज्म से ये हमने लिया है। तो ये क्या करता है, ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस ढूंढता है डीएनए के अंदर। कौन सा सीक्वेंस ढूंढेगा? ये सीक्वेंस ढूंढेगा, राइट। ये एक पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस है, डिवाइस कर लेते हैं पैलेंड्रोमिक सीक्वेंसेस भी, कि अब आप इसको चाहे यहां से पढ़ो चाहे इसको यहां से पढ़ो, ठीक है, ये सेम ही आएगा। तो ये जो सीक्वेंसेस हैं, इस सीक्वेंस को ये सर्च करेगा और इसको G और A के बीच में कट कर देगा, दोनों ही स्ट्रैंड्स में, और इससे स्टिकी एंड्स बनाएगा और जाके ये लाइगेट हो जाएगा इनटू द फॉरेन डीएनए, लाइगेट हो जाएगा इनटू द होस्ट सेल।
राइट। सो दिस इज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और दूसरी चीज हमें पूछी है डीएनए क्या है। तो डीएनए क्या है? डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है विच कैरीज एंड passes जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास कैसे होती है? डीएनए के थ्रू होती है। तो डीएनए क्या है? वो एक जेनेटिक मटेरियल है। उसके बाद है काइटिनेज। एक्सप्लेन ब्रीफली काइटिनेज। काइटिनेज क्या है? काइटिन, काइटिन हमने कहीं तो पढ़ा है, राइट। और जहां पर एज आ गया मतलब कि वो क्या है? वो एक एंजाइम की बात हो रही है, वो एक एंजाइम है। तो ये एक ऐसा एंजाइम है जो कट करता है या ब्रेक करता है किसको? फंजाई की सेल वॉल को, क्योंकि फंजाई की सेल वॉल में क्या होता है? काइटिन होता है, ठीक है। अब ये इस जो काइटिनस सेल वॉल होती है फंजाई की, उसको ब्रेक करता है या कट करता है और उसके बीच से उसके सेलुलर कंपोनेंट्स को जैसे कि डीएनए को रिलीज करता है। सो दिस इज एन एंजाइम काइटिनेज एंड इट्स फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस विद योर टीचर and find out how to distinguish between a plasmid DNA and a chromosomal DNA। तो प्लाज्मिड डीएनए और क्रोमोसोमल डीएनए में क्या फर्क होता है? बड़ा ही सिंपल सा फर्क होता है। जो प्लाज्मिड डीएनए होते हैं वो हमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में दिखाई देते हैं और ये सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। दीज आर सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनएज। वहीं पर अगर हम क्रोमोसोमल डीएनए की बात करें तो ये हमें प्रोकैरियोटिक में भी देखने को मिलते हैं और यूकैरियोटिक में भी मिलते हैं। ये जनरली डबल स्ट्रैंडेड होते हैं और सर्कुलर होते हैं प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स के केसेस में ये लीनियर होते हैं और साथ में होते हैं इनके हिस्टोन प्रोटीन्स। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन्स किस में होते हैं? यूकैरियोट्स में होते हैं। यूकैरियोट्स में क्रोमोसोमल डीएनए कैसा होता है? लीनियर होता है। ठीक है, सिंपल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन आरएनए एंड डीएनए। तो आरएनए और डीएनए में फर्क बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला फर्क है इनकी शुगर में। तो कौन सी शुगर होती है आरएनए में? आरएनए में होती है राइबोज शुगर और डीएनए में होती है डीऑक्सीराइबोज शुगर, और ये है राइबोज। ठीक है, तो राइबोज शुगर एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर। देन कमिंग ऑन टू द जेनेटिक मटेरियल, तो जो आरएनए होता है ये वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है, और जो डीएनए होता है ये मोस्टली हर ऑर्गेनिज्म में हमें जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए ही मिलता है, लेकिन कई वायरसेस में हमें आरएनए भी देखने को मिलता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद अगर हम आरएनए की बात करें तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और इसमें जो बेसिस होते हैं वो होते हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसाइनिन एंड यूरेसिल। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करते हैं डीएनए की, ये जनरली डबल स्ट्रैंडेड ही होता है, मतलब ये डबल स्ट्रैंडेड आपको देखने को मिलेगा। और इसमें जो आपको बेसिस देखने को मिलते हैं वो होते हैं एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। सेम है जो हमने आरएनए में देखे थे। आरएनए में यूरेसिल होता है और डीएनए में होता है थायमिन। यही डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्टिंग्विश बिटवीन सी पार्ट एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। तो एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस में क्या डिफरेंस है? अब एंडोन्यूक्लियस तो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है कि ये एक स्पेसिफिक रीजन ढूंढेगा। मान लो ये हमारा अभी हम सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं और यहाँ पर ना बहुत सारे बेसिस हैं, बीच में कहीं आके यहाँ पर है GAATTC मिला। अब एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा? ये G और A के बीच में कट कर देगा जब उसको ये सीक्वेंस देखने को मिलेगा। तो मतलब ये क्या कर रहा है? ये एक स्पेसिफिक रीजन को देख रहा है और वहां पर एक ये स्पेसिफिक जगह पर डीएनए को कट कर रहा है और यहाँ पर स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस कर रहा है। ऐसे एंड्स जहां पर दूसरा डीएनए आके ज्वाइन हो जाएगा या लाइगेट हो जाएगा या मिल जाएगा, ठीक है, और उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा। वहीं पर अगर हम एक्सोन्यूक्लियस की बात करते हैं तो एक्सोन्यूक्लियस वही बात है कि ये हमारा एक डीएनए स्ट्रैंड है, इसमें 5 प्राइम एंड है और 3 प्राइम एंड है। अब एंडोन्यूक्लियस क्या कर रहा है? कहीं बीच में जाके सीक्वेंस ढूंढ रहा है, मतलब ढूंढ शुरू से ही रहा है, लेकिन उसको अगर बीच में भी सीक्वेंस मिल गया तो वो वहां पर भी कट कर दे रहा है। लेकिन एक्सोन्यूक्लियस का काम क्या है? वो सिर्फ एंड्स पे
से ही न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव कर सकता है, ठीक है। सो इट रिमूव्स द न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम टर्मिनल ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल, या वो 5 प्राइम टर्मिनल पे ढूंढेगा और 3 प्राइम पे ढूंढेगा और वहीं से ही वो न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव कर सकता है, कहीं पर बीच में जाके वहां से न्यूक्लियोटाइड्स को नहीं हटा सकता है, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एंडोन्यूक्लियेज एंड एक्सोन्यूक्लियेज। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए हैं वो सभी के सभी आपको हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में, और तब तक जैसा कि आप जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।